एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करते हैं। तो चलिए आज के इस मैराथन सेशन का ये आज तीसरा लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 से 15 के बीच में 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लुत, हास्व या फिर उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है सुश्री हिमा दास दौड़ के प्रथम स्थान पर आती है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। सुश्री हिमा दास दौड़ के प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। दौड़, सुश्री, प्रथम, हिमा दास। तो भाववाचक संज्ञा क्या चीज है? दौड़। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। तो यहाँ पे शब्द संबल की बात करते हैं, जो कि ये स्त्रीलिंग आप लोग का नहीं है। अगला प्रश्न है अंग और आह आते हैं स्वर में, व्यंजन में, अयोगवाह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत। अयोगवाह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सैसो शब्द संज्ञा है। सैसो शब्द कौन सा संज्ञा का उदाहरण हो जाता है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर पदार्थवाचक। तो सैसो ये एक आयु की दशा को बताता है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो दही किस लिंग का एग्जाम्पल हो जाता है? दही की बात करते हैं तो ये हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। भुजा का बहुवचन होता है। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजाओं, बहुभुज, भुजा भुजा, भुजाएं। तो भुजा का जो बहुवचन रूप हो जाता है भुजाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सार्वनामिक विशेषण, कर्मबोधक विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। तो यहाँ पे जो काला किस प्रकार है? ये विधेय विशेषण के अंतर्गत में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे जो वाक्य है पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को, तो को ये किस कारक का कारक चिन्ह है? कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें ये एग्जाम्पल जो है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या ही कर सकता हूँ? तो इस सेंटेंस में भला क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है? तो भला यहाँ पे क्या चीज़ है? भला यह एक अव्यय का शब्द है। अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या चीज हो जाएगा? अरहर, अहीर, आखेट या फिर अषाढ़। तो आहेर शब्द का तत्सम रूप हो जाता है आखेट। अट्टालिका का तत्भव रूप है। अट्टालिका का तत्भव रूप अटाला, अटल, अटारी, अटारा। तो अट्टालिका का तत्भव रूप हो जाता है अटारी। क्या चीज? अटारी। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रयुक्त शब्द
बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो बाल्टी शब्द है ये विदेशज शब्द है। विदेशज का एक शब्द आ जाता है बाल्टी। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? किसका? अनिक का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन, सेना, घोड़ा, अग्नि। तो अनिक का पर्यायवाची हो जाता है सेना। नाश्वर शब्द का विलोम है। नाश्वर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नित्य, शाश्वत, अस्थाई, अमर। तो नाश्वर शब्द का विलोम हो जाता है शाश्वत। नाश्वर का विलोम शाश्वत। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। कटुति, व्यंग्य, कटाक्ष या फिर ताना। तो कटाक्ष का अर्थ हो जाता है तिरछी नज़र तथा आक्षेप। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या? कथित, अकथित, अपठनीय, अकथनीय। तो जो कहा ना जा सके इसके लिए एक वर्ड आ जाता है अकथनीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। नभचर, नभचर के लिए एक वाक्य। नभचर किसे हम लोग कहते हैं? तो नभचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाले को ही नभचर कहा जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को ही नभचर कहा जाता है। आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है ज्ञान होना। क्या चीज़? आँख खोलना मीन्स ज्ञान होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वारा खड़े दरवेश इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या चीज होता है? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पे जो है ऑप्शन की बात करते हैं। पुष्प, धूल, फल, भाजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द उपसर्ग है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग हैं? कौन सा शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो यहाँ पे शब्द हम लोग देख पा रहे होंगे पराजय, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, हंसाड़, गंतव्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स कृपालु। अगला प्रश्न है। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन का संधि विच्छेद हो जाता है पौ जोड़ अन। क्या चीज? पौ जोड़ अन। मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता, मदमाता। मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययवा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो मदमाता में कौन सा समास जुड़ा हुआ है? इसमें तत्पुरुष समास छिपा हुआ है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की प्रादेशिक, माधुर्य, प्रमाणिक या फिर व्याप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक। अगला प्रश्न है। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विटप, परसून, तड़का या फिर हेराम्ब। तो रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाता है विटप। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ हो जाता है घर में बेकार बैठना। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। तो माखी का जो मक्खी है, मक्खी का तत्सम रूप हो जाता है मच्छिका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्ड क्या चीज़ है? जिजीविषा। तो जो ऑप्शन नंबर डी में है जिजीविषा शब्द, ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह भाई क्या कहलाता है? औरस, दूरस्थ, सहोदर या फिर अन्योदर। तो वह भाई क्या कहलाता है? अन्योदर। अगला प्रश्न है।
यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष है। शब्द विषयक दोष, मात्रा विषयक दोष, पक्ष दोष, लिंग संबंधित दोष। कौन सा दोष है? पक्ष दोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है? 6, 7, 4 या फिर 2। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा का नहीं है? लंबाई, दया, शत्रुता, बहन। तो बहन शब्द है जो कि वो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? निर्दोष, जंगा, मूढ़, क्षुधा। तो जो वर्ड शब्द है क्षुधा, ये यहाँ पे तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। तो आज बहुत पानी गिरा, ये किस वाक्य का उदाहरण बन जाता है? सरल वाक्य का। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। इनमें से कौन सा समूह जो कि सभी महाप्राण के अंतर्गत में आते हैं? तो यहाँ पे समूह की बात करते हैं, खा, छा और ठा। ये सभी महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या चीज़ है? दार्शनी, बागड़ी, कुर्माचल, ढूंढाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? हरा, पतला, गहरा या फिर सभा। तो संज्ञा शब्द है कौन सा? सभा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो दही क्या चीज है? पुल्लिंग है। वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? वधुएं, वधुओं, वधुएं या फिर वधु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वधुएं। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। निम्नलिखित में से एक विशेषी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो वरदान है जो कि ये विशेषी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण, अपूर्णक कर्मबोधक विशेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्णक कर्मबोधक विशेषण। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, उठना, समझाना, सुनना। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है समझाना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसमें जो कारक है वह है अधिकरण कारक। दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भविष्य, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान का ये उदाहरण बन जाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में भाववाची बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाची का उदाहरण बन जाता है? तुम फूल तोड़ोगी, तुम फूल तोड़े, बच्चे खेल रहे हैं, अब चला जाए, पुस्तकें लिखी जाएगी। तो भाववाची इसमें से बताना है कौन सा सेंटेंस है? अब चला जाए, अब चला जाए, ये भाववाची का सेंटेंस है। निम्न में अव्यय है। कौन सा शब्द अव्यय है? उत्तर, ठीक, जापान या फिर कृष्णा। तो जो ठीक शब्द है ये अव्यय शब्द है। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, पिया या फिर भर। तो जो शब्द भर है ये अव्यय शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। तो तत्सम शब्द नहीं है कौन सा? परख है, जो कि वो तत्सम शब्द नहीं है। पर्ण का तत्भव शब्द है पत्र, पन, पत्रा, पन्ना। तो पर्ण का तत्भव रूप हो जाता है पन्ना। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची बाजी है, तुरंग भी है भी है। बट शार्दुल की बात करते हैं तो शार्दुल ये आप लोग का घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, वधु, तनुजा या फिर भार्या, प्राण प्रिया। तो पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वह हो जाता है भार्या और प्राण प्रिया। क्या चीज? भार्या और प्राण प्रिया। कर्मण्य का विलोम है, कर्मण्य का विलोम है कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मण्य, अकर्म। तो कर्मण्य का विलोम शब्द क्या चीज हो जाता है? कर्मण्य का विलोम शब्द हो जाता है अकर्मण्य। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली का, लहर का, सरिता का या फिर घोड़ा का। तो तुरंग किसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द हो जाता है? घोड़ा का। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे निर्झर, निर्जर, अमर या फिर अजर कहते हैं। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसे हम लोग अजर कहते हैं। सही मुहावरा है, वाक्य का सही मुहावरा कौन सा है? नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में कचरा डालना, आँखों में धूल झोंकना। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही मुहावरा है, आँखों में धूल झोंकना। भूडोल का अर्थ क्या होता है? दिवांगना, सुमेरन, भीतर, जल जला। तो भूडोल का सही अर्थ हो जाता है जल जला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुरात्म में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्म में कौन सा उपसर्ग है? दूर। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ये दोनों एक जैसे हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। शेरनी, मोरनी, कुटनी, नौकरानी। तो नी प्रत्यय इनमें से किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाता है? महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर धर्म भ्रष्ट। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहती हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य है, विधेय है, वाक्य विस्तार है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या चीज है? वो उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे यदि हम लोग जिक्र करते हैं जो ऑप्शन नंबर सी में है मानवीकरण, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, संकुल, भट्टनायक, भट्ट लोलट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का यदि हम लोग बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मानवीकरण कौन सा वर्तनी शुद्ध है? ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण शुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय में स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। तुलसीकृत में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवाकर, निशि, शशि, मार्तंड। तो चंद्रमा का जो
पर्यायवाची शब्द हो जाता है वो हो जाता है शशि। कुंजर का अर्थ होता है मूर्ख, बंजारा, हाथी, गवार। तो कुंजर का अर्थ क्या चीज हो जाता है? हाथी। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। परोपकारी, दानी, स्वार्थी, भिखारी। तो कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द हो जाता है दानी, दाता। कृपण मीन्स कहने का तात्पर्य है कंजूस। अगला प्रश्न है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, आतंक, दुर्दशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आतंक। अगला प्रश्न है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द है संख्या, गोद। नाटक का एक भाग, बट पृथ्वी इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, साफ इनकार करना, निरुत्तर कर देना। तो टका सा जवाब देना इसका अर्थ हो जाता है, इस मुहावरे का अर्थ साफ इनकार कर देना। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है मॉडल प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए इसके प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो का वर्ण के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठय, मूर्धन्य या फिर दंतय। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से सभी का वर्ग के क्या कहलाते हैं? कंठय। सो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा ये किस भाषा में सर्वाधिक प्रचलित है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो ये प्रचलित है काव्य भाषा से। अगला प्रश्न है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अप, उप, आ, अनु या फिर प्रति। तो आगमन इसमें कौन सा हम लोग को उपसर्ग जोड़ना है? आ। इससे जोड़ने से क्या हो जाएगा? आगमन। अगला प्रश्न है सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है गणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या चाहिए? यह क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बतलाया जा रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, धीमी हो रही है, जल्दी हो रही है, फास्ट हो रही है या फिर स्लो हो रही है। सो अगला प्रश्न है स्वरमंडल का बहुवचन रूप है। स्वरमंडल का बहुवचन रूप क्या चीज हो जाता है? स्वरमंडल का बहुवचन रूप स्वरमंडल ही होता है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, लेख, गरिमा, स्पर्श। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो स्त्रीलिंग है? तो गरिमा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें से किन सा शब्द में तदित प्रत्यय का उपसर्ग हुआ है? वार्षिक, भिन्नत, मिलाप, लड़ाई। तो किस वर्ड में यूज किया गया है? वार्षिक शब्द में। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? कौन सा काल का भेद नहीं है? आदिकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो कौन सा भेद नहीं है? आदिकाल है जो कि वो काल का भेद प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पाशव, पाषाण, पिटक, पाहुन। तो जो शब्द पाहुन है ये यहाँ पे तत्सम रूप नहीं है। अगला प्रश्न है कपित्य का तत्भव शब्द है। कपित्य का तत्भव शब्द हो जाता है कपूर, कैथा, केला, खजूर। तो कपित्य का तत्भव रूप हो जाता है कैथा। अगला प्रश्न है मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है उदार और सरल व्यक्ति है। मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है उदार और सरल व्यक्ति है। तो ये किस वाक्य का उदाहरण हो जाता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल मिश्र वाक्य। तो ये एग्जाम्पल सही सटीक हो जाता है, वो हो जाता है मिश्र वाक्य का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिद्वंदिता किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी में प्रतिद्वंदिता है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वाक्य हम लोग सी की बात करते हैं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध वाक्य है। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, सर्वनाम या फिर प्रत्यय। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जहाँ पे किसी प्रधानता नहीं होती है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बुद्धि, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है मनीष, मनीषा, मस्तिष्क, अजर, विवेक। तो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या चीज हो जाता है? मनीषा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द मनीषा। मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, इसमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है, उसे चुनिए। तो मंतव्य क्या कौन सा समानार्थी नहीं है? मत, विचार, राय या फिर ध्येय। तो इसमें जो इसका समानार्थी नहीं है वो शब्द है ध्येय। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष या फिर मध्याकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या चीज हो जाता है? उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाता है अपकर्ष। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, अत्याचार या फिर आतंक। तो इसके लिए एक शब्द हो जाता है आतंक। लाख डाकू को खाली स्थान कराने में जनता से सहयोग दिया। लाख डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। क्या कराने में? गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। जुत्तम पेजार, जुत्तम पेजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी होना, किसी वस्तु की बहुतायत करना। तो जुत्तम पजार। तो जिस मुहावरे में भी आप लोग को जूता से रिलेटेड वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पे इसका जो अर्थ है वो लड़ाई झगड़ा से ही मिला हुआ रहता है। तो यहाँ जहाँ पे भी आप लोग देखिएगा जैतून पजार, तो उस मुहावरे का अर्थ हो जाता है लड़ाई झगड़ा होना। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठीक ठिकाना ना होना। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है कहीं ठोर ठिकाना ना होना। भूडोल का अर्थ क्या है? देवांगना, सुमेरन, जलजला या फिर भीतर। तो इसका अर्थ हो जाता है सही अर्थ जलजला। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया में रेखांकित शब्द क्या है? अधमरा। तो अधमरा में क्या है? संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर अव्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करें। मालगाड़ी का समास विग्रह करना है माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल द्वारा गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। तो मालगाड़ी का विग्रह हो जाता है माल के लिए गाड़ी। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यद्यपि मोहन धनी है ये किस वाक्य का उदाहरण बन जाता है? ये उदाहरण बन जाता है मिश्र वाक्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर अस्थायी भाव। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अस्थायी भाव के परिपक्व को। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा, सोठा, चौपाई, सभी। तो सत्र मासिक छंद का एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है? चौपाई। अगला प्रश्न है, समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? इसमें है अलंकार वह है रूपक अलंकार। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, अक्षर, जाति। तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है
रंग, जाति, अक्षर। बट इस वर्ण का अर्थ नहीं होता है क्या चीज? आकाश। अगला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के आदि, मीन्स कहने का तात्पर्य है शब्द के आगे, और प्रत्यय का प्रयोग होता है जो कि शब्द के अंत में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो जो शब्द नकल है ये यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाता है? तो तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाता है तत् प्लस लीन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुज दंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो इनमें से द्विगु समास जिसका पहला पद, जो पहला शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है संख्यावाचक, जो कि चतुर्भुज में है। हथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो हथियाना में अनुकरणात्मक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है शेर, गोली, हिमालय, कुत्ता। तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? गोली। कौन सा है? गोली। अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? अशकुन, पुण्य, पावन, शकुन। तो अपशकुन का विलोम शब्द हो जाता है शकुन। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची हो जाता है अनुचर। अनुचर, भृत्य, सेवक, ये दास ये के पर्यायवाची हो जाते हैं। बट परिकर है जो कि ये दास का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। सौंदर्य पर अनादर करना, निरर्थक काम करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर असंभव काम करना। तो चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है असंभव काम करना। क्या चीज? असंभव काम करना। चलिए अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट है 14th प्रैक्टिस सेट। और इसी प्रकार आप लगातार लगे रहिए। और सिर्फ इस सेशन में, आज के इस सेशन में सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अगला प्रश्न है न्यायालय भाषा में शब्द उसके अर्थ में रहती है निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या फिर कोमलता। तो इसमें क्या अर्थ रहती है? निश्चितता का। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो तालब सा है इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर दंतालु। तो इस तालब सा ध्वनि का उच्चारण स्थल हो जाता है तालु से। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य या फिर उवाच। उचित की भाववाचक संज्ञा हो जाती है औचित्य। क्या चीज? औचित्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो इनमें से किसका शब्द पुल्लिंग है? तो वो संचालक जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों का जल ठंडा है। नदियों का जल ठंडा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि निजवाचक सर्वनाम है? तोर, काकर, तुमन या फिर तही। तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है तही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द है? बालू, आलू, ढालू या फिर भालू। तो विशेषण शब्द कौन सा है? ढालू। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न एक हमारा छूट गया है क्या चीज? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, कुछ, तीन, पांचवा। तो उचित शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना या फिर बदलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या चीज है? जगाना।
प्रेरणार्थक क्रिया जगाना। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो को किस कारक का कारक चिन्ह है? ये कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल। तो सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य की कौन सा भूतकाल है? ये अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर संयुक्त वाच्य। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्मवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर किस अव्यय का अंतर्गत आता है? परिणामवाची, निपात, समुच्चय बोधक या फिर प्रश्नवाचक। तो दिन भर, इसमें ये निपात अव्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, नख, क्षमा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो तत्सम रूप नहीं है? तो जो वर्ड है नेह, ये तत्सम रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, प्रलाप, मर्म। तो तद्भव शब्द क्या चीज हो जाता है? मुंह। दिए गए काले अक्षर का प्रवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो झंडा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ध्वज, सेतु, पताका या फिर विमान। तो झंडे का सही यहाँ पे प्रवाची शब्द हो जाता है क्या चीज? ध्वज। झंडे का ध्वज। अगला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का प्रवाची नहीं है पंकज, अंडज, नपचर या फिर खग। तो यहाँ पे प्रवाची शब्द है, ये चीज़ बताना आप लोगों का। तो पक्षी का प्रवाची शब्द क्या चीज़ हो जाता है? खग। अगला प्रश्न है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? ससीम, निर्सीमन, ससीमन, असीमन। तो परिसीमन का जो विलोम हो जाता है वह हो जाता है असीमन। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? नाव शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तरी, नौका, डोंगी, तरूनी। तो नाव का जो तरूनी है जो कि वो समानार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो नग का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाता है? पर्वत, सूर्य, सर्प। बट जो हाथी है इसका प्रवाची समानार्थी अनेकार्थी शब्द है जो कि वो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय, ये एक शब्द, तो इसके लिए हम लोग अर्थ कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाता है अकथनीय। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या चीज हो जाता है? ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को उपदेश देना। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप में है, कुकर्म में है, कुचाल में है, बट कुशल की बात करते हैं यहाँ पे कु उपसर्ग नहीं है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अन्य, इत, न्य, रम। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? रमणीय में अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? शुभ प्लस में इच्छा। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी ये किस शब्द का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो पर्णकुटी शब्द का समास हो जाता है तत्पुरुष समास। बादल घिरते ही मारे मोर नाचने लगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है? बादल घिरे और मोर नाचने लगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शत्रु से खतरा है।
जो कि ऑप्शन नंबर बी का सेंटेंस वाक्य है जो कि वो शुद्ध है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 10, 11, 12 या फिर 13। तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती है। पक्ष का तत्व रूप है, पक्ष का तत्व रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तत्व रूप हो जाता है पंख। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश। क्लेश किस प्रकार लिखा जाता है? तो क्लेश तालब सा होता है क्लेश में। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए का सेंटेंस है, ये शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्स रस, क्रोध रस, शोक रस या फिर निवेद रस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है निवेद रस। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, प्रत्यय विधि, क्रिया विधि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा विधि। अगला प्रश्न है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान है। टा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य। तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा? तो पुल्लिंग जो शब्द है वह है कपट। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? आ, अभ्य, अभी, इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यर्थी शब्द में अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा छोटी, छुटपन, छोटापन या फिर छोटापा। तो छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या चीज हो जाता है? छोटापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका? तत्सम शब्द का। गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये आज के इस मैराथन सेशन का अंतिम प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए फाइनली इस सेशन को भी हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। निम्नलिखित में से ऊष्मा व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो ऊष्म व्यंजन है तालब सा, मूर्धन सा और धन सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़? तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है दौड़। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो सुंदरता है, सुंदरता यह स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है? शुद्धि जन, जातिया, आंखें, बहुएं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शुद्धि जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तोर, काकर, तुमन, तही? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तही। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण या फिर संज्ञा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना या फिर लेना? तो यहाँ पे कौन सी सकर्मक क्रिया है? लेना है, जो कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला में से कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपदान कारक, करण कारक, संबंध कारक? तो चूहा बिल से निकला, ये अपदान कारक का उदाहरण। अगला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है? करण, अधिकरण, अपदान, संप्रदान? तो उस जगह, ये अधिकरण कारक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान,
सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान। निम्न में भाववाची है, भाववाची का वाक्य कौन सा है? मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाची का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, वे कहलाते हैं। तो वे क्या चीज कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, शिला, लज्जा। तो तत्भव शब्द कौन सा है? पंख। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी। ये किस शब्द का भाषा है? ये है फ्रांसीसी का। सौदामनी, सौदामनी का पर्यायवाची शब्द है गंगोत्री, व्यापारी, द्वारा, विद्युत। तो सौदामनी ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। छिछला शब्द का विलोम कौन सा होगा? छिछला शब्द का विलोम कौन सा होगा? उजाड़ना, पीठ, तृप्ति या फिर गहरा। तो छिछला शब्द का विलोम शब्द हो जाता है गहरा। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, उठा हुआ, कौतूहल, कौतुक। तो उत्कंठा का समानार्थी शब्द हो जाता है उत्सुकता और अभिलाषा, उत्सुकता और अभिलाषा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखांकित पद का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। बैठक शब्द क्या जी? सुसज्जित कक्ष मीन्स कहने का तात्पर्य है बैठने का अवस्था। अगला प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे किसी से लगाव नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? नास्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या फिर अलगवादी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है डरकर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। तो फूंक फूंक कर पैर रखना मीन्स इसका तात्पर्य क्या चीज होता है? सोच विचार कर काम करना। बैल ना कूदे तंगी कहावत का अर्थ होता है। बैल ना कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या हो जाता है? वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल ना कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाला शब्द पुष्प। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसमें कैसा उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? नी प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है? शेरनी, मोरनी, कुटनी, नौकरानी। तो जो नौकरानी शब्द है इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद हो जाता है सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। योगदान में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। तो योगदान शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। इनमें कौन सा है जो कि वो गलत अशुद्ध वाक्य है? कई रेलवे के कर्मचारी भी है, ये अशुद्ध यहाँ पे वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उरीन, उसरीन, उरीन, उसरीन। तो ऑप्शन नंबर जो सी का उसरीन है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, यह वाक्य किस वाक्य में है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये भाववाची हो जाता है। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में, इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? यन संधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है संघर्ष। तो संघर्ष किस प्रकार लिखा जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है संघर्ष, ये शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभाव समास, कर्मकारक समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो समास का एक भेद नहीं है, कर्मकारक समास। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा केशव, अनंग, भवानी, कौमुदी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अनंग। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि, अरि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरि, बैरु, रिपु यानी कि शत्रु। अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? मंगल, दीवान, दंगल या फिर जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाता है जंगम। आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अतिवृष्टि। अगला प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लौकोती का सही आशय क्या है? संघर्ष होना, भलाई करना, एक दूसरे की सहायता करना, इनमें से कोई नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका लौकोती का अर्थ हो जाता है एक दूसरे की सहायता करना। तो इस प्रकार आज का भी जो हम लोग का तीसरा मैराथन दिन का ये दिन रहा, जिसमें कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने आज 5 कंप्लीट सेट, इस प्रकार प्रॉपर यदि देखा जाए तो 1 से 15 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। और 2 दिन आप लोग का मैराथन सेशन के अंतर्गत 5 सेट और 5 सेट, इस प्रकार प्रत्येक मैराथन में आप लोगों के 200 से प्लस MCQ करवाए जा रहे हैं। आप इन सभी जो भी 5 दिन 5 मैराथन के लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं, इन सभी मैराथन को आप लोग अटेंड कीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो स्कोर है वाकई में आप लोग का स्कोरिंग बनने वाला है।